नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथरा। चैनल पर वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। चमोली के माणा में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम ने लापता 2 श्रमिकों के शव बरामद किए, जबकि अन्य 2 लापता श्रमिकों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित आपातकालीन परिचालन केंद्र से अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से बात भी की है। और चमोली से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लापता 2 श्रमिकों के शव बरामद हुए हैं। अब तक 6 की जान चली गई है। अन्य 2 श्रमिकों की तलाश अभी भी जारी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमस्खलन के बाद तीसरे दिन भी रेस्क्यू यहाँ पर जारी है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें लगी हुई हैं। तो अभी जो 4 लापता श्रमिकों का रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा था, अपडेट ये है कि 2 लापता श्रमिकों के शव मिल गए हैं, जबकि 2 श्रमिक अभी भी लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू अभियान यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है। हिमस्खलन के बाद तीसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान यहाँ पर जारी है। आपको बताते चलें कि शुक्रवार को यहाँ पर सुबह के वक्त में हिमस्खलन हुआ था, जिसकी चपेट में 54 श्रमिक आ गए थे। अब यहाँ पर 4 श्रमिक लगातार लापता थे। 2 श्रमिकों के शव बरामद हुए हैं, जबकि 2 लापता श्रमिकों की तलाश जारी है। अभी हमारे पास कुल 46 पेशेंट यहाँ पे आए हैं। इन 46 मरीजों में से जो कुछ क्रिटिकल मरीज़ थे, टोटल 4 क्रिटिकल मरीज़ थे। उन 4 क्रिटिकल मरीजों में से एक क्रिटिकल मरीज को हमने एम्स ऋषिकेश के लिए रेफ़र किया है। उन्हें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई थी। बाकी 3 जो क्रिटिकल पेशेंट यहाँ पर हैं, जिनको कुछ छाती की चोट लगी है, एक को पेट में चोट लगी है, जिसमें कि लीवर में थोड़ा सा इंजरीज आई हैं, खून का बहाव हो रहा है, हम उसे यहीं पे मैनेज कर रहे हैं। जो बाकी और पेशेंट्स हैं, कुछ एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया के पेशेंट थे एंड कुछ मामूली सी चोटें आई हैं, उन सारे पेशेंट को हम अभी प्रेजेंटली यहीं मैनेज कर रहे हैं एंड सकुशल उनका इलाज पूर्वक सफलतापूर्वक करने की कोशिश। अभी हम उन पेशेंट का फिर से इवैल्यूएट करेंगे एंड देखेंगे उनकी स्थिति में कितनी सुधार आई है। उसके बाद हम इन चीज़ों पर विचार करेंगे कि उनकी डिस्चार्ज कब तक किया जा सकता है। सर, हायर सेंटर में भेजा गया है? हाँ, एक पेशेंट को हायर सेंटर भेजा गया है, एम्स ऋषिकेश भेजा है। उन्हें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी थी, उनके पैर के नीचे काम नहीं कर रहे थे, उन्हें कल ही एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। दरअसल 28 फरवरी को माणा गांव के पास आए एवलांच में बीआरओ के 54 मजदूर बर्फ में दब गए थे, जिनमें से 50 मजदूरों को शनिवार की शाम तक रेस्क्यू किया जा चुका था। अब इनमें से 27 मजदूरों को ज्योतिर्मठ लाया गया है, जबकि 2 लापता मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। लापता मजदूरों की खोजबीन में आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं। डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि रेस्क्यू अभियान में सेना के 7 और एक निजी हेली की मदद से घायलों को ज्योतिर्मठ लाया गया, जबकि 2 लापता मजदूरों की तलाश जारी है। कुमार है सर, मैं पिथौरागढ़ बेरनाग का रहने वाला हूँ। वहाँ पे स्लाइडिंग हुई थी बहुत भयंकर, हमको मालूम नहीं चला। रात को ही बर्फ़ इतनी तेज़ गिर गई सर वहाँ पे। तो मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे या अराउंड 6:30 बजे के टाइम में आया था वो। ऊपर से आया तो हम मतलब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला। एकदम हमारे कंटेनर के ऊपर गिरा तो कंटेनर कम से कम 50 या 60 मीटर नीचे चले गया था। वहाँ पे जैसे ही कंटेनर गिरा तो आर्मी वाले आ गए थे। आर्मी वालों ने हमको निकाल के सीधे अपने हमारे रूम में शिफ्ट किया, वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किया सर। और बाकी आर्मी के और आईटीबीपी वालों के द्वारा हमारा मतलब बहुत सहयोग हुआ था सर। हाँ, मिला है सर, उनका सरकार की तरफ से भी मिला है और रेस्क्यू वालों ने भी बहुत मतलब हमारे लिए कर रखा है सर। फरवरी का दिन था, सुबह का टाइम था 8:30 बजे का। ऊपर से ग्लेशियर आया था। ग्लेशियर पहले भी आया था तो हमें डाउट हो गया था ग्लेशियर आ रहा है। तो दूसरा जो ग्लेशियर आया था 5 मिनट के तुरंत बाद में, सर उसमें हमें पता नहीं रहा हमारा कंटेनर कहाँ गया कहाँ नहीं गया और हम कैसे लोग लिख रहे। तो हमने जब अपने आप को देखा तो हम लोग बर्फ़ में पाए थे, हम अपने आप लिख लेते। हमसे 150 मीटर आगे एक आर्मी कैंप था, हम लोगों ने आर्मी कैंप पकड़ा था। वहाँ पर पूरा दिन नहीं था आर्मी वाला, तो हमने रात वहाँ पे आर्मी कैंप में काटा। हम थे सब 14 बंदे, बाकी बंदे पता नहीं किधर हो गए किधर चले गए, वो हमें पूरा पता नहीं। क्या सपोर्ट जो मिला वो हमें सुबह को मिला, सुबह 8:30 बजे आसपास में। बढ़िया करिए, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों की बहुत सेवा है, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का, हमारी उन्होंने सेवा करी। उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को सेफ मिला। क्योंकि सर जिस तरह से बर्फबारी थी, 7 फीट 8 फीट बर्फबारी थी, हमारे आर्मी टीम ने तुरंत आए, हमको स्टेशन पे लेके गए। मतलब जिसको जिसको निकाल सकते थे तुरंत निकाल के ले गए, ट्रीटमेंट शुरू किए वो।
पूरा सपोर्ट मिला सर हम लोग। देहरादून में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को परखने और इंतजामों को सुधारने की दिशा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बैणिया संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह पहल दूरस्थ आंगनबाड़ी केंद्रों के वीडियो कॉल पर लाइव निरीक्षण के साथ साथ आंगनबाड़ी बहनों और बच्चों से संवाद का भी मंच बनेगी। हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमारी महिला कल्याण की, बाल कल्याण की बहुत सारी योजनाओं को जिनके माध्यम से संचालन होता है, तो उस संचालन को आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से वो किस प्रकार से संचालित कर रही हैं, इसका लगातार मॉनिटरिंग करना और इसमें हमारे कितने बच्चे से लाभार्थी हो रहे हैं, कितनी गर्भधात्री आ रही हैं, कितनी गर्भवती आ रही हैं, ये सारी चीजों को देखना, इसको चेक करने की एक प्रक्रिया और साथ में एक संवाद बच्चों के साथ में भी और महिलाओं के साथ में भी, तो एक करने का शुरुआत जो है आज से ही हमने जो इसकी शुरुआत करी है, जिसको हमने बैणी संवाद के नाम से जो है इस पूरे कार्यक्रम का नाम दिया है। निश्चित रूप से आज बागेश्वर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और उनकी सहायिका से संवाद हुआ, वहाँ बच्चों से, जहाँ 32 बच्चे जो है वहाँ पर 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत थे, जो दिन का भोजन भी ले रहे थे, सुबह का नाश्ता भी ले रहे थे और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। तो ये सारी चीजें उनके साथ संवाद करते हुए और आंगनबाड़ी बहन के द्वारा जो बैणी है हमारी, वो किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार कर रही है, बच्चों के साथ संवाद भी हो रहा था। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के संवाद से एक ही कोशिश की गई है कि योजनाओं का संचालन दुरुस्त है अथवा नहीं है, इसका परीक्षण करना, बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में कितने हैं ये भी जानकारी लेना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र में कितने बजे उपस्थित हो रही है यह भी देखना। तो एक मॉनिटरिंग की प्रक्रिया हम लोग ने प्रारंभ करी है बैणी संवाद के साथ में। मुझे लगता है कि इस प्रकार से हमारा संवाद भी मजबूत होगा और हमारे कुछ स्थितियों की भी जानकारी, क्योंकि हम पूरे वीडियो से हम ये देख पाते हैं कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में किन किन चीजों को लेकर, चाहे वो किचन की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, बच्चों की पठन पाठन की सामग्री हो, उनके स्पोर्ट्स से संबंधित क्या सामग्री वहां पर रखी गई है, इत्यादि इत्यादि पे बच्चों से भी और उनसे भी और हमारी गर्भधात्रियों से भी संवाद होते हुए एक कोशिश की गई है कि ये संवाद मजबूत हो और जो कुछ भी कमियां हों उसे नोट करते हुए उस कमियों को दूर किया जाए। राजधानी देहरादून में 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव शुरू हो गया है। इस महोत्सव में उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों की जनजातियों ने हिस्सा लिया है। महोत्सव में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों और स्थानीय उत्पादों के 150 से ज्यादा स्टॉल लगाकर अपनी संस्कृति और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। इस आयोजन के संबंध में जनजातीय कल्याण विभाग के निदेशक संजय सिंह टोलिया ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। महोत्सव में ज्यादातर स्टॉल जनजातियों की तरफ से ही लगाए गए हैं। सर्वप्रथम जो हम लोग जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मंशा ये है कि इस तरह के उत्सव और जो भी जनजातियां, जैसे हमारे प्रदेश में जो 5 जनजातियां रहती हैं, उनको मूल धारा में, मुख्य धारा में उनको लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में जिस तरह से हम भारत सरकार से और राज्य सरकार से समय समय पर सहायता लेते हैं, उनसे योजनाओं का लाभ उठाते हैं, उसमें हम जो हमारी राज्य की 5 जनजातियां हैं उनके सामाजिक स्तर को, शैक्षिक स्तर को उठाते हैं। और इसी क्रम में हम लोगों के वहाँ जैसे अभी कई विद्यालय चल रहे हैं, कई हमारे वहाँ ATS चल रहे हैं, कई हॉस्टल्स हैं और भी कई तरह के जो योजनाएं हैं वो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और उनके केंद्रीय मंत्री एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता से हम लोग इसको करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो चुकी है। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष विनोद डबराल की अगुवाई में सक्रिय महिलाओं को पद देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूती देने और 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्तासीन करने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है। मैं अपने जितने भी मात्र
रामनगर के मालधन क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया गया। बता दें कि यह छात्रावास कोरोना काल में अनाथ हुई बच्चियों और गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं के लिए खोला गया है, जो उन्हें सहारा देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने का काम करेगा। छात्रावास में अभी तक 17 बालिकाओं ने प्रवेश लिया है। रामनगर विधायक देवान सिंह बिष्ट ने इसे सरकार की नई शिक्षा नीति का एक अहम कदम बताया है। ये सरकार ने कहा कि हर बच्चा साक्षर बने, तो सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए भी जिनके गार्जियन नहीं हैं, जो 18 साल से होते हैं, उनको फ्री में शिक्षा देना, आवास की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, किताबों की व्यवस्था करना, ड्रेस की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें इन छात्रावासों के माध्यम से हो रही हैं। यहाँ बालिका छात्रावास का निर्माण रामनगर GGIC में हो रहा है। उसमें क्योंकि अभी समय लगना है, तो सरकार की मंशा है कि हमें इसको तुरंत लागू करें। तो यहाँ मालधन में, गौतम नगर में ये कमरे किराए पे लेकर इसको चलाया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका आवासीय छात्रावास का यहाँ पर आज शुभारंभ किया गया और हमारी सरकार की मंशा है कि जितने भी शिक्षा से वंचित हैं उन लोगों को किस तरीके से शिक्षा दी जाए और किस तरीके से उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की मंशा ये है कि जितने भी वंचित लोग हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए और जितने पिछड़े वर्ग के हैं, कमजोर हैं और उनको बेहतर शिक्षा किस तरीके से दी जाए, इस तरीके की योजना का यहाँ पर आयोजन किया गया है और आज इसका शुभारंभ हुआ। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका आवासीय छात्रावास का जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जो है कि इसमें निर्माणाधीन बिल्डिंग चल रही है और अस्थायी रूप से जो है कि यहाँ मालधन चौड़ में जो है कि बालिका का आवासीय छात्रावास जो है कि यहाँ पर चल रहा है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है हमारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रामनगर में, तब तक जो है कि यहाँ चलेगा। और इस विद्यालय में ऐसे बच्चों को प्रवेश दिया जाना है जो बिल्कुल कमजोर हैं, कमजोर वर्ग के हैं, अनाथ हैं और जिनके माता पिता किन्हीं कारणों से नहीं हैं या कोविड के दौरान नहीं रहे हैं, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से प्रयास किया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेते हुए इन बच्चों को अच्छी सुविधा, निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। नैनीताल के नगर पालिका परिषद में पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल की अध्यक्षता में एक बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न समितियों का गठन करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आम सहमति से पारित किए गए। इस दौरान 15 वार्डों के सभासदों ने पालिका की आय बढ़ाने, नगर के विभिन्न वार्डों में व्याप्त समस्याओं को दूर करने और वार्डों में साफ सफाई समेत स्ट्रीट लाइट के मुद्दे पर प्रमुखता से अपनी बात रखी है। फ्लैट के लिए भी निर्णय लिया गया है और दूसरा क्या कहते हैं, ये ज़्यादा निर्णय लिए गए हैं निर्माण को लेके। हर वार्ड में सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी हैं, खड्डे हो रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा मतलब इसके लिए भी निर्णय लिया गया है। जब भी हमारे पास कहीं से फंडा आता है तो हम उस कार्य को करेंगे। और लाइट की एक प्रॉब्लम है पूरे वार्डों में, उस पर निर्णय लिया गया है। सोलर लाइट लगेगी, इस बात पर एक चर्चा हुई है, उस पर भी हम उसको भी करेंगे, सोलर लाइट भी लाएंगे। कुछ लोगों ने जालियाँ वालियाँ टूटी हैं, उसके संबंध में भी कहा है। ये सारे निर्णय लिए गए हैं। बोर्ड बैठक बहुत अच्छी तरीके से हुई है, बहुत बढ़िया तरीके से। हम करेंगे इसलिए कह रहे हैं कि एक तो हमारा एक मेन फ्लैट एक हमारे पास है जो हमारे आय का साधन है। अगर हम फ्लैट, एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने आय के साधनों को बढ़ाओ और जबकि वो ये काम कर रही कि हमसे फ्लैट छीन रही है और ये इसमें कैसे मतलब हम बढ़ा सकते हैं, बताइए। नैनीताल शहर एक छोटा सा है, इसकी परिस्थिति आप जानते हो किस तरीके से भौगोलिक स्थिति है, क्या है, इसमें किस तरीके से हम ये आय के साधन बढ़ा सकते हैं। जो साधन है वही छीन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बताइए। इसमें हमारी अपनी कमेटी बनेगी। नैनीताल में अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वकीलों ने संशोधन बिल का विरोध किया है। इस दौरान जिला अदालत के सभी वकीलों ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया, जिसके चलते यहां आने वाले दर्जनों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वकील दया किशन पोखरिया ने कहा कि बार एसोसिएशन स्वायत्त संस्थाएं हैं
और उन पर इस तरह का कानून थोपना एकदम गलत है। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने कहा कि इस बिल के जरिए अगर कोई वकील केस हार जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई और मुआवजा देने की बात कही गई है। सरकार से हमारी मांग है, जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है उसको बंद करके जैसे पहले चलता था वैसे ही यहाँ पर चलाया जाए। और ऑनलाइन करने से हमारे बहुत सारे दस्तावेज लेखक, स्टाम्प वेंडर्स और एडवोकेट, इनके सबके रोजी रोटी पे संकट आएगा। और सरकार से हमारी यहाँ पर ये मांग है, हमने खुद भी यहाँ पर को अनेक माध्यमों से माननीय मुख्यमंत्री जी को कल ज्ञापन भी भेजा है और निश्चित रूप से हमारी मांग पर विचार होगा, ऐसा हमारे सरकार के जो भी लोग हैं उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है। अल्मोड़ा में फायर सीजन को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इस बार अल्मोड़ा वन प्रभाग शीतला खेत मॉडल पर आग बुझाने का फॉर्मूला तैयार कर रहा है। वहीं मोहान रेंज के अंतर्गत मोहान वन परिषद के आसपास और रास्ते समेत अन्य क्षेत्रों में सूखे पत्तों को भी हटाया गया है। क्षेत्र अल्मोड़ा वन विभाग की टीम द्वारा अग्नि के खतरे को देखते हुए मोहान वन क्षेत्र में मोहान वन परिसर के आसपास इको जोन जो हमारा सफारी गेट है उसके आसपास और उसके रास्ते में और बिंतिया पानी में जो सूखे पत्ते हैं, गिरे पत्ते हैं, उनको हटाया गया है। जैसे कि आपको पता है पिछले 2 दिन से इस क्षेत्र में बारिश हो रही है, हवा चल रही है, जिससे काफ़ी पतझड़ हुआ है। तो ये मौका काफ़ी सही है जब हम पत्ते हटा सकते हैं और हमारे वन क्षेत्र से हम फ्यूल लोड कम कर सकते हैं, जिससे आगामी जो अग्नि होगी उसको हमें कंट्रोल करना काफ़ी आसान रहेगा। तो उसको देखते हुए हमने अपने परिसर की नियमित रूप से हम पत्तों को हटा रहे हैं और यहाँ पे सफाई कार्य कर रहे हैं। देहरादून में एसएसपी के निर्देशों पर स्पा सेंटरों की आकस्मिक चेकिंग के लिए दून पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान नगर और देहात क्षेत्र में स्पा सेंटरों की पुलिस ने आकस्मिक चेकिंग की है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर 25 स्पा सेंटर संचालकों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी स्पा सेंटरों के संचालकों को अपने दस्तावेजों को नियमित रूप से बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और बारिश है, जिसके चलते चमोली के माणा में हादसा भी हुआ। लेकिन अब मौसम विभाग से राहत भरी खबर आ रही है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक राज्य में मौसम सामान्य रहेगा और कहीं कहीं पहाड़ी जिलों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल ज्यादा एक्टिविटी इन दिनों पूरे प्रदेश में नहीं रहेगी। देखिए, मौसम के लिए अगर 1 वीक तक की मैं बात करूं तो कोई विशेष अब एक्टिविटी है नहीं। आज भी मौसम करीब करीब साफ ही है। प्रदेश में छुटपुट एक्टिविटी जो होगी कुमाऊं रीजन में है और बहुत लाइट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि गढ़वाल में भी एक-दो जगह में मिलेंगी। तो ये है कि क्लाउडिंग तो थोड़ी आज है, लेकिन कल देखेंगे तो कल क्लाउडिंग भी खत्म हो जाएगी, साफ रहेगा पूरे दिन भरी मौसम जो है उत्तराखंड में। 3 तारीख को थोड़ी एक्टिविटी फिर से मिल रही है, हालांकि वीक सिस्टम है तो हल्की बारिश या बर्फबारी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें आप कुछ जगहों तक में कह सकते हैं कि हल्की बारिश बर्फबारी। तो बर्फबारी 3000 मीटर से ऊपर के जो एरिया है वहीं पे मिलेगी। तो इस तरह की एक्टिविटी 3 तारीख को है, लेकिन जब 4 से आप देखेंगे तो फिर से मौसम साफ है और पूरा 6, 7, 8 तारीख तक जो मौसम साफ है। तो इस तरह की है, तो आप ये कह सकते हैं मोटा मोटा जो अब मौसम जो है बिल्कुल ठीक है। 3 तारीख को छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। हिमालय क्रांति पार्टी ने लोहाघाट नगर में पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र पुनेठा के नेतृत्व में जगह जगह नुक्कड़ सभाएं आयोजित की, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय बिष्ट समेत अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने उत्तराखंड को खोखला कर दिया है। मूल निवासियों के विरोध में सरकार की ओर से फैसले लिए जा रहे हैं और बाहर वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में राष्ट्रीय दलों की ओर से शराब के बदले वोट, नोट के बदले वोट की नीति अपनाई जा रही है, जिससे पहाड़ के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य उत्तराखंड के मूल निवासियों को जागरूक कर पहाड़ को बचाना है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को बचाने के लिए उत्तराखंड के मूल निवासियों को एकजुट होकर पहाड़ को बचाने का कार्य करना पड़ेगा। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि आपने इस प्रकार का हमें मौका दिया और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये उद्देश्य क्या है इस पार्टी को बनाने का। देखिए, उत्तराखंड राज्य जब बनाया गया यहाँ के आंदोलनकारियों ने, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था कि हमारे पहाड़ का विकास, पहाड़ के लिए नीतियाँ बन सके, पहाड़ का विकास हो सके और पहाड़ के अंतिम छोर तक विकास पहुँच सके, उन लोगों को रोजगार मिल सके। अब आप ये लगा लीजिए कि 2000 में इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद 1994 के दौरान जब
निर्मम हत्याएं की गई। उसके बाद जब 2000 में उत्तराखंड राज्य बना तब भी ये सवाल थे और आज 25 साल हो गए, आज भी यही सवाल है। अब आप ये लगा लीजिए कि लगातार जनता ने राष्ट्रीय दलों को अपना समर्थन दिया, राष्ट्रीय दलों को ये जिम्मेदारी दी कि उत्तराखंड के लिए कुछ कर सके, लेकिन आज अगर हम 25 वर्ष बाद भी अगर वही मांगों को लेके अगर आज हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं, धरना देना पड़ रहा है, तो ये इस चिंता से चिंतित होकर हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, उन्होंने छोटी मोटी नौकरी करते हुए कहा कि नहीं, अब पहाड़ को हमें लगता है कि पहाड़ को अब हमें ही बचाना होगा, हमें ही इसको संवारना होगा, और इसके लिए हमने प्रयास किया हिमालय क्रांति पार्टी के नाम से। ऐसे व्यक्ति को एक सेकंड में उत्तराखंड कैबिनेट से बाहर करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार से बाहर नहीं करेगा। देहरादून में कोटा कोचिंग सिस्टम के निर्माता समेत मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग में अग्रणी बंसल क्लासेस ने 3 अत्याधुनिक कोचिंग सेंटर की शुरुआत की। जीएमएस रोड स्थित कोचिंग सेंटर का मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सटीक, विशिष्ट अतिथि बंसल क्लासेस समीर बंसल, एचएनएन न्यूज चैनल के एमडी अमित शर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि हमारा लक्ष्य छात्रों को आईआईटी और मेडिकल क्षेत्र में सपनों को साकार करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि देहरादून के प्रशिक्षण केंद्रों का नेतृत्व मुख्य शैक्षणिक अधिकारी के तौर पर गिरीश गौड़ करेंगे, जो 24 सालों के अनुभव वाले भौतिक संकाय शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को पास करने के इच्छुक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का 44 सालों का अनुभव बंसल क्लासेस के पास है। सफलता के एक प्रसिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बंसल क्लासेस छात्रों को उनके लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने में प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बंसल क्लासेस में देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में कुल 5 प्रशिक्षण केंद्रों की शुरुआत की है। वहीं एशियन स्कूल की प्रिंसिपल रुचि दत्ता ने कहा कि इस अभिनव पहल का उद्देश्य एक ही छत के नीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कोचिंग प्रदान करना है, जिससे छात्रों को अलग अलग कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। बेसिक जो हमारा स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसके लिए ओके, सो जैसे मैंने पहले बताया, हम लोग के स्कूल में या स्कूलों में जो बच्चे के लिए मेन लक्ष्य है वो सिर्फ एक सक्सेस नहीं है। सक्सेस तो आएगी ही हार्डवर्क के साथ, एक उसकी हैप्पी और हेल्दी ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। फॉर इंस्टेंस हम हमेशा एक बच्चे को नीट एस्पिरेंट या जेई एस्पिरेंट बोलते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा भी है। एंड 14, 15, 16, 17 ये 4 जो ईयर्स हैं उसकी लाइफ के, वो कहीं घूम होके रह जाते हैं। तो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से ये होता है कि वो एक अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी पाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी रेगुलर एनसीईआरटी की पढ़ाई भी हो सकती है, और जो इंजीनियरिंग या मेडिसिन की तैयारी करनी वो भी उसी टाइम फ्रेम के अंदर तैयार कर पाए। मेन हमारा मकसद यही है, क्योंकि एज आई सेड इन माय इंट्रोडक्शन, आई एम नॉट ओनली लुकिंग एट वेरी सक्सेसफुल चिल्ड्रन, यस सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई एम आल्सो लुकिंग एट हैप्पी चिल्ड्रन। देखिए, एजेंडा जैसा कि अभी आपको प्रिंसिपल मैम ने बताया कि हम लोग ओवरऑल बच्चों की पर्सनालिटी पे वर्क कर रहे हैं कि बच्चे को सक्सेसफुल तो बनाना ही है, बट सक्सेसफुल बनाने के साथ प्रेशर बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्चुअली आ गया है, चाहे बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी, चाहे जेई की तैयारी कर रहा हो। आइडिया बिहाइंड इज दैट कि एक चेयरफुल वे में, चेयरफुल मूड रखते हुए बच्चों को किस तरह से ईज के साथ हम यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। और बाकी जो हमारी मेथोडोलॉजी है, जो कोटा में हम फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं, जो मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, सेम फिलॉसफी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, सेम काइंड ऑफ मटेरियल, सेम काइंड ऑफ डीपीपी, टेस्ट पेपर, एवरीथिंग। जो भी टीचर्स का डिप्यूट हुआ है सब, एवरीथिंग, एवरी टीचर्स अंडर द मेंटरशिप ऑफ हेयर जीजी सर, वो सारा का सारा फिलॉसफी वही रख रहे हैं जो हम कोटा में रख रहे हैं। और उद्देश्य सीधा सा है कि हमें बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी पे वर्क करना है, क्योंकि सक्सेस तो फिर पे बातें मिलना है। देखिए, अभी तो हम लोग देहरादून में ओवरऑल हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार मिला के 5 ब्रांचेस यहाँ पे अभी ओपन करी है। ओवरऑल 80+ सेंटर्स बंसल क्लासेस के इस वक्त ओपन हो चुके हैं, जहाँ पे मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस वक्त, और 1200 से ज़्यादा शिक्षकगण हमारे परिवार के संग जुड़ चुके हैं। बंसल क्लासेस मेरे ख्याल से 44 ईयर्स से जिस तरीके से कंटिन्यूसली सक्सेसफुल तरीके से बच्चों को अपनी सेवाएं दे रहा है और उनको सफलता दिला रहा है, शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा। 44 ईयर्स एक बहुत बड़ा टाइम होता है। तो उसी थीम को लेकर, लेकिन उत्तराखंड में अभी बंसल क्लास की प्रेजेंस नहीं थी, तो हमने यहाँ पर बात की समीर बंसल सर से, और हमने 5 सेंटर्स यहाँ पर ओपन किए हैं।
देहरादून में 3 सेंटर ओपन कर रहे हैं, जोगीवाला पर, राजपुर रोड, GMS रोड पर, और देहरादून और रुड़की में भी, हरिद्वार और रुड़की में भी एक सेंटर ओपन कर रहे हैं। जोगी वाले बच्चों के लिए खास जो है वो ये एडवांटेज रहेगा, बिकॉज उन्हें यहाँ पर आना पड़ता था, करीब 1 घंटा आने जाने में खर्च होता था, 2 घंटे उनके पूरे के पूरे बचेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में हम कोशिश करेंगे कि एक और सेंटर देहरादून में उधर खोल दिया जाए, 4th इधर सहसदारा साइड में, वहाँ से भी बच्चों को ईजी रहेगा। इसके अलावा एशियन स्कूल के साथ हमारा टाइप हो गया है, हरिद्वार में भी हमारी बात चल रही है, एक बड़े स्कूल के साथ, रुड़की में बड़े स्कूल के साथ बात चल रही है। तो स्कूल टाइप्स के साथ आना, स्कूल में ही बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्कूल एजुकेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना, सो दैट कि वो बच्चे स्ट्रेस में ना रहें। इसी थीम के साथ, इसी टारगेट के साथ उत्तराखंड में हम लोग आए हैं और हमें इसी को लेकर आगे बढ़ना है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर बच्चे की डुप्लीकेसी खत्म हो जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स उसको स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, फिर कोचिंग में भी पढ़ाया जाता है। स्कूल में अलग टॉपिक्स चल रहे होते हैं, कोचिंग में कुछ अलग टॉपिक्स चल रहे होते हैं। स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं उनका अलग प्रारूप होता है, और कोचिंग्स में जो एग्जाम्स लिए जाते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। तो बच्चे पे टेंशन तो ऑब्वियस है। अगर ये डुप्लीकेसी ही खत्म हो जाए, पहली बात तो आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है। अगर स्कूल में बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो पढ़ाई जा रही है उसमें बोर्ड का भी कवर कर लिया जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी कवर कर लिया जाए, तो पहली बात तो डुप्लीकेसी खत्म हो जाती है। 2 चैप्टर्स एक साथ चल रहे हैं वो खत्म हो जाता है। साथ साथ अगर उसके एग्जाम्स भी कैसे वहां पर ले लिए जाएं स्कूल में, जिस तरह के एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।